हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अर्जुन कुमार आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन। जैसा कि हमने पिछले ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा की है, और आज मैं इस नए टॉपिक को लेकर के आप लोगों के बीच में हूँ। ये प्रथम नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण का क्या चक्कर, ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में हड़प्पा सभ्यता जैसी एक महान सभ्यता रही है, और उसमें साक्ष्य के रूप में मिले नगरों को हम प्रथम नगर के रूप में, और उस विशेषता को हम प्रथम नगरीकरण कहते हैं। वैदिक युग की समाप्ति के बाद 600 ईसा पूर्व के आसपास हम पुनः देखते हैं कि द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। आखिर इस बीच में ये नगरीकरण क्यों नहीं बच पाए, और ये 600 BC के आसपास आकर के ही द्वितीय नगरीकरण का चरण कैसे शुरू होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नगरीकरण के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है वो है सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन। हम जानते हैं कि 600 BC के आसपास अनेक जनपद महाजनपद के रूप में बसने लगे, महाजनपद राज्य का रूप लेने लगा, और धीरे धीरे भारत के बहुत सारे भागों में नगर का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। तो ये जो अधिशेष उत्पादन है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है नगरीकरण के लिए। दूसरा है लोह तकनीक। जैसा कि हम जानते हैं कि 600 BC से पूर्व ही लोहा के बारे में लोगों को जानकारी हो गई थी, लेकिन 600 ईसा पूर्व तक आते आते हम लोह तकनीक के बारे में बहुत हद तक जान गए थे, और हमने इसका प्रयोग भी करना प्रारंभ कर दिया था। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, आवागमन के क्षेत्र में हो, दैनिक उपयोग की चीज़ें हो, इन चीज़ों में हमने लोह तकनीक का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, और इस तरह से यह नगरीकरण में बहुत हद तक सहायक हुआ। आगे जो है वो है व्यापार वाणिज्य का विकास। जैसे जैसे सरप्लस प्रोडक्शन होना प्रारंभ हुआ, तो उसी से संबंधित व्यापार वाणिज्य का भी विकास होना प्रारंभ हो गया, और व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ ये व्यापारी लोग जहाँ भी बसते थे वो धीरे धीरे नगर का रूप लेना प्रारंभ कर देता था। अब है कि अनेक शिल्पों का उदय, अर्थात चाहे वो चर्म शोधन का काम हो, मृदभांड का निर्माण हो, वस्त्र का निर्माण हो, चाहे ईंट बनाने का काम हो, ये सारे शिल्प में आते हैं। तो इन शिल्पों का जैसे जैसे विकास होना प्रारंभ हुआ महाजनपद के उदय के साथ ही, तो ये लोग जहाँ भी बसे और उस जगह नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे वो जगह जो है वो कस्बे के रूप में, नगर के रूप में, महानगर के रूप में बसना प्रारंभ हो गए। हमें बौद्धकालीन स्रोतों से ये भी पता चलता है कि बुद्ध के समय में 6 महानगर थे, जिसमें चंपा, राजगीर, वत्स, कौशाम्बी आदि प्रमुख थे, और इसकी जानकारी हमें पाटलिपुत्रा भी, इसकी जानकारी हमें बुद्धकालीन स्रोतों से पता चलता है। और इस तरह से नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हुई। धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य का विकास होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी विकास हुआ। बहुत सारे तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह का भी निर्माण होना शुरू हुआ, जैसे ताम्रलिप्ति, सोपारा, भृगुकक्ष आदि जगहों पर बंदरगाह का निर्माण हुआ, और उसके आसपास बसने वाले जो क्षेत्र थे वो नगर का रूप लेना प्रारंभ कर दिए। और नए नए धर्मों के उदय ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, और इस तरह से नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। धन्यवाद।